Hello everyone, myself CA Manish Kothari, CA फाउंडेशन के अकाउंटिंग पीरियड ये चौथा चैप्टर है इन्वेंटरीज, जिसमें हम पूरे इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, सभी इलस्ट्रेशन को समझेंगे, साथ में टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन करेंगे और पास्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए ये फोर्थ चैप्टर की शुरुआत करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो में एक बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर बहुत ढेर सारी चीजें पड़ी। इसे इन्वेंट्री कहते हैं। भी अलग अलग जो चीज यूज होती है बिजनेस के अंदर या तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसके अंदर, लेकिन उसका अकाउंटिंग कैसे होता है ये हमें समझना है। तो कोई भी चीज समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा कि इन्वेंट्रीज का मीनिंग क्या है। तो चलिए चलते हैं इन्वेंट्रीज का मीनिंग को समझते हैं। Inventory can be defined as asset held for sale in the ordinary course of business or in the process of production for such sale or for consumption in the production of the goods or service for sale, including maintenance supplies and consumable other than machinery spares, servicing equipment and standby equipment. तो my dear friend, ये इन्वेंट्री जो है वो क्या है, इसका मैं आपको दोबारा मीनिंग समझा रहा हूं। एक तो ऐसी चीजें हमें चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एसेट है। एसेट माने हम सब जो एसेट की डेफिनेशन जानते हैं, इट इज ए रिसोर्स यूज्ड फॉर मोर देन वन पीरियड और ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ द बिजनेस। एंड जो एसेट होती है इट इज ऑलवेज एक्वायर्ड फ्रॉम द पास्ट रिसोर्सेज। तो एक प्रकार का रिसोर्स है जिसके आधार पर बिजनेस चलेगा। अब जिन चीजों का हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम्पल भी हमने लिया था, फिर भी यहाँ पर मैं इसका रिपीटेशन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरी कंपनी है वो लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही है। अब मैं ऑफिस के लिए फर्नीचर लेता हूँ, चेयर्स, टेबल्स, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, फिक्स्ड एसेट। लेकिन अगर मैं एक फर्नीचर का ही व्यापारी हूं और मेरे स्टॉक के अंदर चेयर्स, फर्नीचर्स की अलग आइटम, डाइनिंग टेबल, सो एंड सो चीजें पड़ी है, तो वो मेरे फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसे हम इन्वेंट्री कहेंगे। लेकिन इन्वेंट्री का थोड़ा सा मीनिंग और भी है। इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर सच सेल, इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं, WIP शॉर्ट में कहा जाता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज होती है, मान लो फैक्ट्री है, तो पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसके ऊपर फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोसेसेस होगी, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो भी इन्वेंट्री का हिस्सा है। और फॉर कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल, कुछ चीजें ऐसे होगी कि जिस डायरेक्टली हम सेल नहीं करते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इन्वेंट्री है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर एक फैक्ट्री है, अब उसको अपनी फर्नेस चलाने के लिए डीजल की जरूरत है, तो वो 10,000 लीटर डीजल का एक उन्होंने टैंक रखा है, तो वो भी एक इन्वेंट्री का पार्ट बने। For consumption in the production of the goods or services for sale, including maintenance supply and consumables. तो मेंटेनेंस सप्लाई क्या होती है कि कोई मान लीजिए कि मशीनरी है जिसमें ऑयलिंग की फ्रीक्वेंटली आवश्यकता होती है, तो ऑयलिंग इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो वो क्या करते हैं, एक स्टॉक अच्छा खासा रखते हैं। बड़ी कंपनियां होती है, मान लो 1,000 मशीन है। माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बड़ी बड़ी कंपनियों की तो करते ही है, लेकिन अगर छोटी कंपनी है या छोटा व्यापार है तो भी यही चीजें लागू, हालांकि उसमें स्केल बढ़ जाए। ठीक है। कभी अगर छोटा कोई व्यापारी है, उसको पास सिर्फ 2 मशीनें हैं, तो वो इतना सारा ऑयल का, ग्रीजिंग वगैरह का स्टॉक नहीं रखेगा, तो वो हम डायरेक्टली एक्सपेंस ऑफ करते हैं, इन्वेंट्री में नहीं देखा। नाउ there can be different type of the inventory based on nature of the business of an enterprise। जैसे हमने डिस्कस किया
कि नेचर ऑफ द बिजनेस के आधार पर हम ये तय करेंगे कि ये इन्वेंट्री है या फिक्स एसेट है। The inventory of a trading concern consists primarily of product purchases for resale in their existing form. ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या है कि वो किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग का काम नहीं करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस फ्रेश। तो वो क्या है? वो एक ट्रेडिंग कंसर्न है। वो क्या करेंगे? मार्केट में से सब्जियां खरीदेंगे और फिर उसका पैकिंग, सिर्फ पैकिंग करके अपने स्टोर में से बेचेंगे। तो इट्स अ ट्रेडिंग कंसर्न। अब ट्रेडिंग है तो उसकी जो इन्वेंट्री होती है उसमें ज्यादा जो चीजें होती है, इट इज अ प्रोडक्ट परचेज फॉर रीसेल इन देयर एग्जिस्टिंग फॉर्म। एग्जिस्टिंग फॉर्म इज अ इम्पोर्टेंट वर्ड, क्योंकि वे लोग वहां पर कोई प्रोसेस नहीं करते। At the year end or any period for which books are closed, every business entity needs to ascertain the closing balance of inventory, which comprises of inventory of raw material, work in progress, finished goods and other consumable items. तो जब भी आपके मन में, दिमाग में इन्वेंट्री शब्द आए तो क्या सोचना है कि कोई भी जो बिजनेस है वो इन्वेंट्री का अपना हिसाब कब करेंगे, या तो अकाउंटिंग ज्यादातर डे टू डे होता है या तो फिर कुछ पीरियड के दौरान। मान लो कोई कंपनी है बुक्स एक साल में बंद करती है, कुछ कंपनियां हर क्वार्टर पर उसको अपना हिसाब लगाना है, तो डिपेंड्स अपॉन द नीड। तो वो क्या करेंगे? जो भी इन्वेंट्री पड़ी है उसका क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसके अंदर कितनी चीजें होगी, हमेशा हमें याद रखना है, रॉ मटेरियल, work in progress, finished goods and other consumable items। चलिए आगे बढ़ते हैं। Inventory valuation. A primary issue in accounting for inventory is the determination of the value at which inventories are carried in the financial statements until the related revenue are recognized। मतलब कि भाई अकाउंटिंग हमने जो करना है इन्वेंट्री का, उसमें वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसकी अलग अलग फॉर्मूला किस प्रकार से करेंगे। तो जो टेक्निक्स जनरली यूज होती है, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है और दूसरी नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? जो प्राइस पर हमने लिया है। अब उसमें अलग अलग प्रकार है। इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरीली चेंजेबल, मतलब आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज है। मान लीजिए कि मैं एक बड़ी शॉप मैंने रखी है जिसमें मैं अलग अलग चित्रकार जो होते हैं, हमारे पेंटर्स होते हैं, उनके पेंटिंग्स को उनके पास से खरीद कर सेल करता हूं। तो मेरी शॉप में एक छोटी सी शॉप भी हो सकती है, लेकिन अंदर जो स्टॉक होगा वो करोड़ का होगा। दूसरा, इसमें स्पेसिफिक चीजें होती है कि मैंने जो पेंटिंग खरीदा है पर्टिकुलरली, वो पेंटर जो है वो एक ही कॉपी बनाता है, तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमने स्पेशल ऑर्डर पे बनाई है, जो स्पेशलिटी का है, तो उसको भी आपको ऑर्डिनरीली आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगेगा। कौन सी मेथड लगेगा? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। दूसरी चीज है इन्वेंटरी ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। क्या मतलब है? मान लो कि मैं ग्रोसरी शॉप चला, आज मैंने 50 किलो शुगर सेल किया, मैं क्या करूंगा? दूसरे दिन दूसरी 50 किलो शुगर मंगवा लूं। इट इज इंटरचेंजेबल। तो उसमें हम अलग अलग तीन चीजों तरीके से, टेक्निक से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर सकते हैं। एक तो नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा है वेटेड एवरेज प्राइस। ये तीनों क्या है वो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। हम जब एलिस्ट्रेशन देखेंगे तो ये वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और वैल्यूएशन करने के लिए जो भी चार्ट वगैरह लगेगा वो हम बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे और पूरा हिसाब। अब आते हैं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई आप उसका
हिस्टोरिकल कॉस्ट पर मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वो हाईली फ्लक्चुएटिंग चीजें होती है उसके प्राइस। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एडजस्टेड सेलिंग प्राइस लगाई। क्या मतलब है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस? वहां पर एक और कंसेप्ट आएगा कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो वो भी कंसेप्ट यहाँ पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में लागू होगा। और वैसे हर जगह पर ये कंसेप्ट तो लागू होगा ही। वैल्यूएशन हम करेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे। तो ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला जो है उसका भी एक इलस्ट्रेशन है हमारे स्टडी में। The significance of inventory valuation arises due to various reasons as explained in the following points. अब क्या वजह है कि भाई हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना है? तो उसकी चार मुख्य कारण है। एक तो है हमारी इनकम को डिटरमिन करना कि भाई हमारी एक्चुअल में प्रॉफिट क्या है। क्योंकि हम जब आगे बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसमें इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है बहुत ही बात, तो उसे समझेंगे। फिर एसेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, आज की तारीख में कंपनी साउंड है या नहीं है, फर्म वायबल है नहीं है, ये सारी चीजें इन्वेंट्री की वैल्यू पे बहुत निर्भर। फिर लिक्विडिटी एनालिसिस, इन्वेंट्री जो है उसमें ऑन द स्पॉट हमें पैसा मिल सके ऐसी चीजें पड़ी है या पुराना स्टॉक को कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर रही है, ये भी देखेंगे। फिर स्टेच्यूटरी कंप्लायंस, कुछ लॉ बना के रखा है गवर्नमेंट ने, तो उसके आधार पर हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, वो भी हम देखें। तो चलिए पहला मुद्दा जो है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, पहला मुद्दा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। The valuation of the inventory is necessary for determining the true income earned by a business entity during a particular period. मतलब कोई भी समय के अंदर बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया वो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के बाद ही तय कर पाएंगे। To determine gross profit, cost of goods sold is matched with the revenue of the accounting period. Cost of the goods sold is calculated as follows. यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आमतौर पर हम जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सेल्स लेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये दोनों के बीच में यहाँ पर एक हम क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर ऐड करेंगे, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर ही तय होता है कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम ही काफी है, आप समझ सकते हैं कि किसकी बात हो रही है। जो हमने गुड्स सोल्ड किया उसकी कॉस्ट कितनी आई, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्योंकि ये न केवल फाउंडेशन में ही इंटर में, फाइनल में, हर जगह पर यूज होने वाला है। और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो हाँ बहुत ज्यादा यूज होने वाला। क्या है ओपनिंग इन्वेंट्री? मतलब आपने पिछले साल जब बुक्स क्लोज किया था तो जो स्टॉक बचा था वो वहां की क्लोजिंग थी, तो इस साल की क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। इस साल में आपने इन्वेंट्री रिलेटेड जो भी परचेजेस की उसमें ज्यादातर क्या होगा, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। आपको एक ही एग्जांपल देता हूं, मान लो कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में जो मजदूर काम करेंगे उसको हम वेजेस पे करेंगे, तो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए ऑफिस है, ऑफिस स्टाफ को सैलरी देते हैं, तो वो इसमें नहीं आएगी। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द इन्वेंटरी। ठीक, सो इसे क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको
वहां हर चीज दी होगी और ऑफिस एक्सपेंस भी दिया होगा, तो आपको सावधान रहकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते समय ऑफिस एक्सपेंस को नहीं लेना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसका वैल्यूएशन हमें सीखना है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी बची है हमारे पास, आपको एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूं कि मान लीजिए कि एक फर्म है, उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई। ये फैक्ट्री का काम क्या है, वो अलग अलग चीजें मंगवा कर, मान लो कि वो मोटरसाइकिल बना, फाइन। तो मोटरसाइकिल के लिए क्या क्या चीजें लगेगी, टायर लगेगा, इंजन लगेगा, फिर मिरर्स लगेंगे, बहुत सारी वायरिंग लगेगी, ये सारी चीजें उन्होंने मंगवाई और साल के अंदर मान लीजिए कि 5,000 मोटरसाइकिल बना ली। अब मोटरसाइकिल का काम पूरा हो गया, कुछ उन्होंने सेल भी किया होगा। ईयर के एंड में उन्होंने देखा कि 50 मोटरसाइकिल अभी भी पड़ी है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। फिर उन्होंने देखा कि भाई अब 100 टायर अभी पड़े हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। उन्होंने देखा कि 10 इंजन ऐसे ही पड़े हैं, दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी इंक्लूड्स एवरीथिंग, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। वे लोग देखते हैं कि भाई चलो अभी कोई स्कूटर बनना बाकी है, तो ऐसे पता चला कि 10 स्कूटर तो अभी बन रहा है, बट दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये सारी चीजें हम माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनी ओवर और अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कभी कभी क्या होता है कि जो बिजनेस चलाते हैं, मैनेजमेंट हो या तो बिजनेस का मालिक हो या जो भी हो, उनकी कुछ चाहते रहती हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई इस बार प्रॉफिट को हम कम दिखाए तो टैक्स कम भरना। ये एक एम हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं कंपनी का सीईओ, अगर मैं अच्छा खासा अपना चित्र प्रॉफिट अच्छा करूंगा तो मुझे इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। सही बात है। तो क्या करेंगे, ऐसे लोगों के लिए यह इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, वे ये चाहते हैं कि चलो इन्वेंट्री को बढ़ा दे घटा दे। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड, जो प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो नेट इनकम विल ऑल्सो बी ओवर स्टेटेड, प्रॉफिट विल इंक्रीज। ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड, नेट इनकम में बी अंडर स्टेटेड। यह भी तरीका है कि आप इसको दूसरे खर्चे बढ़ाकर, इन्वेंट्री को ओवर स्टेटेड कर दूसरे खर्चे को इम्पैक्ट करके आप इसकी नेट इनकम को कम किया जा सकता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड, net income will directly proportionate to it will be understated. ओपनिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड, आप दूसरे खर्चों पर चेंजेस करके इसको ओवरस्टेट कर सकते हो। ये सारे काम कर सकते हैं हम, लेकिन करना नहीं, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट अवर एथिक्स। हमें सिर्फ ये समझना है कि जब ऑडिट कर रहे हो तो किसी ने ऐसा किया तो नहीं है, इसीलिए ये सारी चीजें हम हटते हैं। नाउ the effect of misstatement of inventory figures on the net income is always through cost of goods sold. Thus, proper calculation of the goods of the sold and for that matter, proper valuation must be there. जो वैल्यूएशन है वो इन्वेंट्री का प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है। नाउ सेकंड पॉइंट, ascertainment of the financial position। जैसा हमने देखा, इन्वेंट्री को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो एक हमारे लिए करंट एसेट होता है। अब करंट एसेट क्या है, ओके तो करंट एसेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी एसेट जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग साइकिल के अंदर जो चीज वापस मनी के अंदर कन्वर्ट हो सके, इसे हम करंट एसेट कहते
Inventories are classified as current asset. The value of inventory on the date of balance sheet is required to determine the financial position of the business. In case the inventory is not properly valued, the balance sheet will not disclose the truthful financial position of the business. तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन जरूरी। तीसरा है लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। Inventory is classified as a current asset. It is one of the component of net working capital which reveals the liquidity position of business. लिक्विडिटी का मतलब ये है कि क्या फर्म या तो एंटिटी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को टाइम पर संभाल पाएगा, पेमेंट कर पाएगा या नहीं। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई कंपनी है, उन्होंने लोन लेके रखी है बैंक से, फिर बहुत सारा स्टॉक लेके रखा है क्रेडिटरों से, फिर उनको टैक्स भी भरना है, रेंट भी भरना है, तो ये सारे खर्चे जो है वो टाइम से पे कर पाएंगे कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो ये बैलेंस शीट में हम जब लिक्विडिटी एनालिसिस करते हैं तब ये पता चलता है। तो इसके लिए इन्वेंट्री जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वो एक करंट एसेट है। और नेट वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल क्या है उसको भी समझ लीजिए। कोई भी बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए जो फंड चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। डे टू डे का मतलब क्या है, चलिए मैं स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग का आपने जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डे टू डे ऑपरेशन क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसके ऊपर वर्क करना, फैक्ट्री के खर्चे, फिर जो स्कूटर बन जाते हैं, मान लो कि उसको फैक्ट्री के अंदर 3 महीने रखने के बाद ही उसका सेल होता है, तो वो खर्चा, उसका मेंटेनेंस वगैरह का, तो ये सारी जो चीजें हैं उसको डे टू डे वर्किंग का खर्चा कहते हैं, और उसमें जो फंड रिक्वायर्ड है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। Okay. So this was about the working capital. Current ratio, which studies the relationship between current asset and current liability, is significantly affected by the value of inventory. मतलब करंट रेशियो शो करता है कि लिक्विडिटी सही है कि नहीं, तो वो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का रेशियो होता है। अब हमने करंट एसेट में कौन सा हमारा मेन कंपोनेंट है, इन्वेंट्री, इसीलिए इन्वेंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण। If inventory is a major part of the current asset, then naturally the next set of the question that arise would be, अगर मान लो कि कोई कंपनी है, उसने अपना जो करंट एसेट दिखाया है 500 करोड़ का, उसमें से 400 करोड़ रुपया इन्वेंट्री है, तो क्या होगा? Whether the inventory is properly valued based on consistently applied principles. मतलब वैल्यूएशन पिछली बार कोई और टेक्निक से किया था, इस बार कुछ और टेक्निक से करते हैं, तो उससे क्या होता है, देयर विल बी ए चांस ऑफ मैनिपुलेशन, मतलब उसमें गड़बड़ की जा सकती है। तो ऐसा तो नहीं हुआ है, वो देखना है। कौन देखेगा? सबसे पहले देखेंगे मैनेजमेंट, फिर ऑडिटर्स, फिर शेयर होल्डर्स, सारे लोग। ओके। Second, are there any item of inventory that are either slow moving or non moving? आपको कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि रिलायंस फ्रेश है, उसके पास उन्होंने अच्छा खासा 1000 टन शुगर परचेज कर लिया। अब क्या होगा, शुगर बेच नहीं पाए, उनमें से 200 टन जो है वो बिगड़ गया। अब वहां पर जो मैनेजर हो गए उसको तो बड़ी चिंता होगी कि मैं अगर ये दिखाऊंगा कि 200 इज स्पॉइल्ड, तो कंपनी के जो हमारे डायरेक्टर्स वगैरह है गुस्से हो गए, तो क्या करते हैं, वो हाइड करते हैं, तो वो स्लो मूविंग रहता है। हमेशा उनका बैलेंस जो स्टॉक रहेगा वो कैसा रहेगा, मोर देन 200 टन, क्योंकि वो 200 टन तो बिगड़ चुका है। सो इट्स अ नॉन मूविंग थिंग।
तो ऐसी चीजें अगर इन्वेंट्री में होगी तो वैल्यूएशन जो होगा वो गलत। हाउ ऑफन एन एक्सटर्नल ऑडिटर इज वेरीफाइड द इन्वेंटरीज टू मेक द वैल्यूएशन रिलायबल। अब ऐसी चीज ना हो, इसीलिए क्या होता है, कंपनियां खुद एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करती है, या तो फिर बैंक की लोन वगैरह है तो बैंक वगैरह उसमें एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करता है, जो कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करता है और रिपोर्ट देता है। अब ये एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होते हैं? भारत में 99% ये वैल्यूअर कौन होते हैं? दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ स्कोप इन द बिजनेस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कि भाई ऐसे कोई लॉ है जिसमें हमें ये पालन करना है कि इन्वेंट्री को हम ऐसे ही रखेंगे? यस, भारत के अंदर कंपनी उसको गवर्न करने के लिए अलग अलग कायदे बनाए गए। उनमें कंपनीज एक्ट 1956 बहुत ही विस्तृत रूप से ये सारी चीजों को गवर्न करता था, लेकिन उसको 2013 में, मतलब आज से 10 साल पहले, उसको रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 बनाया। उसके अंदर जो शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल मतलब अटैचमेंट, तो इसमें तीसरा जो शेड्यूल है वो कौन सा है? तो वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिस्क्राइब करता है। ये ना केवल प्रिस्क्राइब करता है, उसकी गाइडलाइन भी देता है कि इसमें कैसे वैल्यूएशन करना। तो शेड्यूल 3 to the Companies Act 2013 requires valuation of the each class of the goods. क्लास कौन से है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स under broad head to be disclosed in the financial statement. तो इन्होंने कहा कि भी इसको आपको अलग अलग तरीके से दिखाना है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि ये गाइडलाइन है आईसीआई ने फ्रेम किए हुए रूल्स के लिए। तो उसमें क्या गाइडलाइन दी गई है? The accounting policies adopted in the measuring inventories, including the cost formula used and the total carrying amount of inventories and its classification appropriate to the enterprise। मतलब क्या हमें बताना है, डिस्क्लोज करना है कि इन्वेंट्री को वैल्यूएशन में हमने कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया। अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारी कौन सी है? रेटेड डाउन वैल्यू मेथड हमने ली है या तो स्ट्रेट लाइन मेथड ली है? हम कॉस्ट या तो एनआरवी विच एवर लॉस का हमने पालन किया है कि नहीं? ये सारी चीजें, और अगर कोई स्पेशल चीज है तो कॉस्ट फॉर्मूला क्या है, वो सब आपको डिस्क्लोज करना है। किस चीज में? नोट्स टू अकाउंट टू the total carrying amount of inventories and its classification appropriate to the enterprise। आमतौर पर बैलेंस शीट या तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये सिंपल फिगर होता है कि टोटल इन्वेंटरीज क्या है, लेकिन फिर उसका जो एक अटैचमेंट होता है, ये इसमें हम पूरा बाइफर्केशन देते हैं नोट के फॉर्म में। तो ये नोट के अंदर हर चीज लिखी जाएगी कि भाई कितनी वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना रॉ मटेरियल है, सब कुछ। The common classification of the inventories are raw material, work in progress, finished goods, store in trade, and spares and loose tools। तो इतनी सारी चीजों का अलग अलग क्लासिफिकेशन हमें देना है। अब किस आधार पर हम वैल्यू इन्वेंट्री जो है उसका वैल्यूएशन करेंगे? दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। Inventories should be generally valued at the lower of cost or net realizable value। कॉस्ट माने परचेस प्राइस, और उसको हमारी फैक्ट्री तक लाने के लिए किया गया खर्चा। तो कॉस्ट को भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को भी समझेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास शुगर है 100 kg, ये मैं खुद सेल नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी के अभी अगर उसको बेचनी है, मार्केट में बेचनी है, तो ये 50 रुपए के दाम से तो बिकेगी 5000 इससे, लेकिन मुझे एक इसके लिए कमीशन देना पड़ेगा कमीशन एजेंट को, जो कि होगा 500 रुपीज सपोज। तो मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? 4500। तो ये हमें ध्यान
इन दोनों में से जो लेस है दैट विल बी अवर वैल्यू ऑफ inventory should be generally valued at the lower of the cost or net realizable value. This principle is governed by principle of conservative accounting. माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो ट्रू एंड फॉल्स वगैरह पूछा जाता है उसमें ऐसे प्रश्न आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये चैप्टर के अंदर इतना सटीक तरीके से चैप्टर लिखा गया है कि आप एक लाइन भी मिस नहीं कर, क्योंकि अगर की तो हो सकता है कि आप मार्क्स गवाएंगे। और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं? 7 से लेके 12-15 मार्क तक के क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है, लेकिन एक आध ट्रू और फॉल्स और 5 मार्क का एक क्वेश्चन आमतौर पर जनरली होता ही है, कभी कभी 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। The principle of conservative accounting, under which any expense or losses from transaction entered or event occurred are to be recognized immediately. However, any gain or profits are not recognized until it becomes due or any actually realized. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हमारी जो कॉस्ट थी, कोई भी चीज ले लीजिए, वो कॉस्ट जब हमने लिया, परचेज किया, सपोज हमने 10 ग्राम का गोल्ड लिया है, एक साल पहले जब लिया था 62,000 का हमारा कॉस्ट था। आज की तारीख में मैं अगर इसको मार्केट में बेचने जाता हूं तो क्या होगा? मान लो कि 63,000 रुपीज मुझे, मैं कौन सी चीज लूंगा इसके अंदर वैल्यूएशन में? 62, नहीं कि 63। अगर मैं 63 लेता हूं तो क्या होगा? देयर विल बी ए गेन ऑफ 1,000 रुपीज, जो मुझे इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा और उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी देने पड़ेंगे, और ये रियलाइज भी नहीं हुआ है। अगर मान लो कि आज 63 है 31 मार्च को, और 2 अप्रैल को ये हो गया 61,000, तो क्या होगा? मैंने जो ज्यादा प्रॉफिट दिखाया था उसके ऊपर टैक्स वगैरह भरा, वो सब वही की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए कंजर्वेटिव अप्रोच रखा जाता है। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, any loss due to decrease in sales price of the inventory below its cost is recognized immediately. अगर लॉस होता है, मान लो एवेल्युएशन 62,000 की बजाय 60,000 नई प्राइस है, तो क्या करेंगे? ऑन द स्पॉट 2,000 को लॉस में दिखाएंगे और प्रॉफिट को कम करना। एंटरप्राइज will make losses whenever it will sell, ये मानकर इसको लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। Now cost as per the accounting standards, cost of inventories should comprise, तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कॉस्ट में क्या चीज आएगी वो हमें कहा। पहली बात तो है ऑल कॉस्ट ऑफ परचेसेस, मतलब ऐसी चीज है जो कॉस्ट का हिस्सा है। मान लो कि आपने कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स दिया है, तो दैट विल पार्ट ऑफ द कॉस्ट, लेकिन ऐसा टैक्स पे किया है, फॉर एग्जांपल जीएसटी, जिसका आपको क्रेडिट मिलने वाला है, तो ये जो आईटीसी आपको मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आप इसको कॉस्ट में शामिल नहीं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, प्राइमरीली फॉर द फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। मान लो कि कोई चीज है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री में क्या होगा? शुगर केन आएगा। अब ये शुगर केन जो होता है उसको वो लोग कन्वर्ट करके इसमें से जैगरी वगैरह बनाते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके शुगर बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस के अंदर जो भी खर्चा होगा उसे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventories to their present location and condition, आमतौर पर इसमें क्या होता है? लॉजिस्टिक कॉस्ट या तो ट्रांसपोर्टेशन, फिर लोडिंग अनलोडिंग चार्ज, या फिर टैक्सीज, ये सारी चीजें जो होगी दैट विल बी द अदर कॉस्ट। और फैक्ट्री बिल्डिंग को इन्वेंट्री
तक इन्वेंट्री को लाने के लिए जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कॉस्ट के पार्ट बनेंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ परचेज जो मैंने भी बोला उसको थोड़ा यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। Cost of purchase consists of purchase price including duties and taxes other than those subsequently recoverable by the enterprise from the taxing authority। तो ये जो महाभयंकर वाक्य लिखा है यहाँ पर उसका सिंपल मतलब क्या है कि जीएसटी अगर पे किया है जिसको आपको आईटीसी मिलने वाला है तो उसको हम नहीं देंगे। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट का मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा आपने चुका है वो। अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एक्विजिशन, डायरेक्टली खर्चा होना चाहिए, डायरेक्टली नहीं। Where trade discount, rebates, duty drawbacks, and other similar items are deducted in determining the cost. In other words, cost includes any amount paid to the seller reduced by any discount, rebate given by the seller। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और एग्जाम में हमेशा कहीं ना कहीं रेट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है, तो ऑलवेज टेक केयर। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, नहीं कैश डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है। रिबेट ऑन द स्पॉट दी है तो उसे माइनस करें। ड्यूटी ड्रॉबैक ये एक्सपोर्ट के अंदर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। ये जब आएगा तो हम इसे विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए प्रोडक्ट इज बॉट एट 100 रुपीज पर यूनिट प्लस जीएसटी एट 18%, मतलब 118। 100 यूनिट परचेस किए थे तो 11,800 रुपया कुल परचेस है। However, since the GST on purchase is available as credit, it won't be counted in the cost of purchase. Hence, the cost of the purchase will be rupees 10,000 only. GST will not be part of cost of purchase. Cost of conversion of inventories includes cost directly related to the unit of the production such as direct labor। जैसे मैंने wages की बात की थी वो। They also includes a systematic allocation of the fixed and variable overhead। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड। तो मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, ओके, उसका रेंट लगता है, तो फैक्ट्री का जो रेंट होता है दैट इज अ फिक्स्ड ओवरहेड। अब इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होती है तो वो वेरिएबल रहेगी। प्रोडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, नहीं तो खर्चा नहीं होगा। इट्स अ वेरिएबल ओवरहेड। तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में ये चीजों को भी समावेश किया जाता है। Continuing the above example, for conversion of the 100 units of raw material into finished goods, direct labor cost incurred rupees 3,000। अब पिछला एग्जाम्पल में जो 10,000 रुपया था उसमें अगर 3,000 रुपया डायरेक्ट लेबर का ऐड करते हैं तो अब कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 13,000 की। और ये स्टेज कौन सा बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस, अदर कॉस्ट। Administrative overheads incurred to bring the inventory in present location and condition or any cost specifically incurred on inventory of a specified customer। कभी कभी कस्टमर कोई स्पेशल ऑर्डर देता है जो उसके स्पेसिफिकेशन आधार पर बनाना है, जिसमें ज्यादा खर्चा होता है तो भी वो इन्वेंट्री का हिस्सा बनेगा। Interest and other borrowing costs are generally not included। My dear friends, इसको याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये खर्चे दिए जाते हैं, इसको इंक्लूड नहीं कर। However, in some circumstances where production process is longer and it is required to carry inventory for a long period, for example wine, rice and timber, it may be appropriate consider interest and other borrowing cost also part of the cost of inventory। तो कब लेना है इंटरेस्ट, जब ऐसी स्पेशल आइटम जिसमें लॉन्ग पीरियड का उल्लेख है, और लॉन्ग पीरियड मींस मोर देन 1 ईयर। ये कभी कभी मान लो वाइन बनाना है तो 4-5 साल भी लग सकते हैं। राइस इट्स लॉन्ग पीरियड,
टिम्बर की कोई प्रोडक्ट है जो भी 1-2 साल में तैयार हो सकती है, या तो मान लो कोई शिप बिल्ड कर रहा है तो 4-5 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसी चीजों में इन्वेंट्री तो रहेगी, करंट एसेट रही रहेगा, और इंटरेस्ट जो है उसको भी आप काउंटिंग करोगे। तो इलस्ट्रेशन में आएगा तो हम देखेंगे। In the same example, let us assume that 200 pays unloading charges of the raw material. अब अनलोडिंग चार्जेस था 13,000, उसमें से और 200 ऐड हो गया, तो अब कुल मिलाकर वैल्यू कितनी हो गई? 13,200। नाउ एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कौन सी चीजों को नहीं गिनते हैं? फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर जनरली नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एक तो है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। ये एबनॉर्मल अमाउंट क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि एक बेकरी है, नहीं, मोहनजी इसमें केक बना रहा है। 100 kg उसको जो आटा था उसका उपयोग करना था, लेकिन क्या हुआ कि एक लॉट खराब हो गया, तो ये 100 kg पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। तो क्या इसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में गिनना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये जो लॉस है वो क्या है? इग्नोरेबल अमाउंट। समझे कि ये पूरा का पूरा लॉट खराब हो गया था, तो उसके कारण इसको एबनॉर्मल अमाउंट या तो वेस्टेड मटेरियल डालेंगे। लेकिन मान लीजिए कि 100 kg का इनपुट पर जो आउटपुट मिलता है चॉकलेट केक वगैरह का, मान लीजिए वो 90 kg मिलता है, तो लॉस कितना है प्रोसेस में? 10 kg। इट्स ए नॉर्मल लॉस, तो उसको गिना जाता है। ओके, तो वैल्यू कितनी लगेगी? 100 kg की। दूसरा, कौन सी चीज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं लगेगा? स्टोरेज कॉस्ट, unless those costs are necessary in the production process prior to further production stage। मान लीजिए कि आप, जैसे मैंने बात की थी स्कूटर की, एक स्कूटर या तो बाइक बना रहा है, उसके 2 स्टेजेस है, एक में इंजन फिट किया जाता है, दूसरे में टायर। बीच में इनको कुछ दिन यहाँ पर रुकना पड़ा, तो इसकी स्टोरेज कॉस्ट को ऐड नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है कि उसको रखने के लिए भी मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट होती है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट एक स्टेज में है, मक्खन बन गया, मतलब मान लीजिए कि दूध में से उन्होंने कुछ बनाया, ये रॉ बटर बनाया, उनमें से होना प्रोसेस चीज बटर वगैरह कुछ बनाना है, तो बीच में उनको पूरा रेफ्रिजरेटर रखना पड़ेगा, और उस समय का चीज जो होगा तो उसे लिया जाएगा। ओके, दैट विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। आमतौर पर एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न सामने आएंगे तो आप देखते ही समझ जाओगे कि कौन सी नॉर्मल चीज होगी, कौन सी एबनॉर्मल चीज होगी। Administrative overheads that do not contribute to the bringing the inventory to the present location and condition। तो मान लो कि आपको ये कहा जाए कि भाई फैक्ट्री के अंदर एक क्लेरिकल स्टाफ को बिठाया गया है, वो हिसाब किताब रखता है ऑफिस का, तो उसका खर्चा इसमें नहीं आएगा, विल बी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, खर्चा सेलिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं है। ये एक्सक्लूजन वाली जो चीजें हैं उसको दोबारा एक बार स्पीड से हम रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल वेस्टेज ऑफ द मटेरियल और लेबर कॉस्ट इज इंक्लूडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। नॉर्मल वेस्टेज, नॉट एबनॉर्मल। However, abnormal wastage is excluded for the reason that it occurs either due to inefficiency or abnormal factors that won't justify considering those wastage as part of inventory cost। मान लो कहीं बाढ़ आ गई और इन्वेंटरी खराब हो गई, तो इट इज नॉट ए नॉर्मल थिंग, हर डे वहां पे बाढ़ नहीं आती है। ओके, सो इट विल बी द एबनॉर्मल कॉस्ट। दूसरा, स्टोरेज कॉस्ट आर नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। For example, rent of warehouse or storage area is considered as overhead
already and hence not considered as cost of inventory. लेकिन कुछ स्पेशल स्टोरेज यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, such storage cost is considered as a cost of inventory. For example, in wine making process requires the raw material stored in a particular condition for fermentation for a long time, usually years together. Such cost of storage is accounted as a cost of inventory. मतलब जो ट्रेडिशनली वाइन बनता था उसमें क्या होता था कि लकड़े के जो मतलब हमारे यहाँ भी प्लास्टिक के जो बैरल आ रहा है उसके बजाय वहां पे कंटेनर होते थे लकड़े के, उसके अंदर ये वाइन को स्टोर करके रखा जाता था और 3-4 साल बाद उसको निकाला जाता था। तो जितनी एज ज्यादा उतनी उसकी प्राइस बढ़ती थी, तो ऐसी चीजें इन्वेंट्री में शामिल होगी। Administrative overheads do not usually add any specific value to the inventories and hence excluded. Selling and distribution costs are part of selling and general administrative cost and hence excluded. तो ये चीजों को हम exclude कर, यह भी एक कंसेप्ट है नेट रियलाइजेबल वैल्यू का, तो इसे समझ लेते। This is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale. Okay, इसका छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने बात की थी कि मुझे अगर शुगर को सेल करना है, 1000 kg शुगर है मेरे पास, 40 रुपीज मार्केट में सपोज प्राइस है, तो 40,000 रुपया मुझे मिलेगा। लेकिन परचेजर बोलता है कि आप इसको मेरे यहाँ भिजवा दो, तो हम यहाँ से ट्रक में भिजवा देते हैं, 1000 रुपीज उसका फ्रेट लगेगा, फ्रेट आउटवर्ड। एक कमीशन एजेंट है, वो बोला बिकवा तो दूंगा लेकिन मुझे 2000 रुपये चाहिए, उसका कमीशन निकाल दो। तो ये जो 37,000 बचा वो क्या है, हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। In case of finished goods and traded goods, net NRV generally means selling price, which is reduced by selling and distribution expense. Finished goods के बारे में, लेकिन कभी कभी क्या है, मान लो गुड्स फिनिश नहीं हुआ है, तो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू जो होती है सर्टेन करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको लेगा कौन। In case of work in progress, expenses and overhead required to be incurred to convert work in progress into finished goods and making it ready for sale will also be reduced from the selling price. मतलब आपके पास कुछ आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वर्क इन प्रोग्रेस है अभी 5000 रुपीज का, अगर इसको सेल करना है तो आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का खर्चा और करना, तो आप इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे, 5000 माइनस प्लस 1000 आपका कॉस्ट रहेगा, और इसका रियलाइजेशन कितना आता है उसके आधार पर आप एनआरवी तय कर पाएंगे। इन केस ऑफ रॉ मटेरियल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज जनरली कंसिडर्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, मान लो मेरे पास मैं बिस्किट बना रहा हूं और 1000 kg व्हीट फ्लोर पड़ा है, ये जो आटा पड़ा है उसकी मार्केट में जो प्राइस है वो 30,000 है, तो ये 30,000 है, मैंने जब लिया था तो मुझे ये 35,000 में पड़ा था, लेकिन अभी मैं लेने जाता हूँ मार्केट में 30,000 में मिल रहा है, तो दैट विल बी कॉस्ट एज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल में ये बेस लिया जाए। एन असेसमेंट इज मेड ऑफ as at each balance sheet date, inventories are usually written down to the net realizable value on an item by item basis. This is very important thing. हर चीज को आइटम बाय आइटम वैल्यू किया था। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, मतलब इन्वेंट्री जो होती है, हमने पहले क्या समझा, इन्वेंट्री क्या होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल्स, टूल्स वगैरह वगैरह। अब इसको रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करना है, तो उसके लिए दो सिस्टम है।
There are two principal systems of determining the physical quantities and monetary value of inventories, sold and in hand. My dear friends, दोनों चीजों को मार्क करना, क्या फिजिकल क्वांटिटी एज वेल एज मॉनेटरी वैल्यू। दोनों प्रकार की इन्वेंट्री, सोल्ड मतलब जो बेची गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसका जिक्र हुआ था, और इन हैंड अभी जो हमारे पास है। दो प्रकार में, पहला प्रकार है पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब हर महीना, हर 2 महीना या हर 3 महीने या साल में एक बार, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। दूसरा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब एज एंड व्हेन, जब भी स्टॉक आया वैल्यू किया, जब भी स्टॉक गया वैल्यूएशन निकाला, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। The periodic system is less expensive to use than the perpetual method. परपेचुअल में खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी बार इन्वेंट्री को टच करोगे उतनी बार आपका टाइम और सैलरी एक्सपेंस होता है, स्टाफ वो लगेगा, साथ में रिकॉर्ड कीपिंग का मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होता है। बट द यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम परपेचुअल सिस्टम इज मोर देन कॉस्ट इनकर्ड नीड। कोई बड़ी कंपनी है जहां पर हर कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचा जाता है, वहां पर परपेचुअल सिस्टम ही होता है, और उससे वो इतना फायदा उठाते हैं कि उसको मेंटेन करने का खर्चा कम हो जाता है। दिस सिस्टम आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल रिकॉर्ड kept to ascertain the cost of the goods sold and the closing inventory valuation। भाई जो वैल्यू कितनी हुई है क्लोजिंग स्टॉक। पहले बात करते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर। Periodic inventory system is a method of ascertaining inventory by taking an actual physical count or measure or weight of all the inventory item on hand at a particular date on which inventory is valued. It is because of actual physical count that the system is also called physical inventory system. ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। The cost of goods sold is determined as shown below. इसमें क्या होता है कि एक्चुअल फिजिकल काउंट किया जाता है। मान लो कि कोई, आप फैक्ट्री ले लो, एक रिलायंस ऑयल इंडस्ट्री से मान लीजिए, तो रिलायंस ऑयल क्या करेगा, अपने मेजर करेगा कि हमारे पास कितने टन्स, मेट्रिक टन्स ऑयल पड़ा है, ठीक है। या कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें टाटा स्टील मान लीजिए, तो टाटा स्टील ये सोचेगा कि हमारे पास कितने मेट्रिक टन स्टील पड़ा है, जिसके आधार पर हम इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। At the inventory item hand at a particular date on which inventory is valued. It is because of the actual physical count this system is also called physical inventory. मतलब फिजिकली हर एक चीज को गिनना और या तो मतलब मेजर किया जाता है या वेट किया जाता है। अब इसकी सिंपल फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि हमें पता होगा क्योंकि पिछले साल की क्लोजिंग होगी वो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, प्लस परचेजेस, जब भी परचेज करते हैं तो हमें इनवॉइस भेजा जाता है, तो हमें ये भी पता है, लेकिन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकली काउंटेड, तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Periodic inventory system is simple and less expensive than the perpetual. In this system, inventory account is adjusted at the end of the accounting period to determine the cost of goods sold. This system suffers from the various limitation. अब इसकी limitations क्या है, इसमें त्रुटियां क्या है, खामियां क्या है। It requires more than once a year for preparation of the quarterly or half yearly financial statement. अगर आपके यहाँ क्वार्टरली स्टेटमेंट मेंटेन होते हैं तो हर 3 महीने करना पड़ेगा, हाफ ईयरली होता है तो हर 6 साल में 2 बार। फिजिकल काउंट ऑफ द गुड्स रिक्वायर क्लोजर ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ये सबसे बड़ा खर्चा है कि बिजनेस को हॉल्ट करना पड़ेगा और फिर सब चीजें आपको गिननी पड़ेगी। As cost of goods sold is taken as a residual figure, it is not possible to identify loss of the goods due to pilferage, damage or fraud.
पाइलफरेज का मतलब क्या है? किसी ने चोरी कर ली होगी। डैमेज का मतलब है कि कुछ नुकसान हुआ होगा, या तो किसी ने धोखाधड़ी करके स्टॉक में गड़बड़ की है, तो इसका पता इस सिस्टम से नहीं चलता। इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस सिस्टम। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बेकरी प्रोडक्शन का। अगर बिस्किट बनाती है कोई कंपनी और उसको 1000 केजी बिस्किट बनाने हैं, उनको पता है कि 1000 केजी बिस्किट बनाने हैं तो हमें इसमें शुगर 200 केजी लगेगी, तो वो इतनी ही शुगर रिलीज करेंगे। अगर 250 कर दी तो क्या होगा? वो कंसर्न स्टाफ या तो क्वालिटी बिगाड़ देगा या तो फिर उसका मिसयूज करेगा। तो ऐसी चीजें ना हो, ये इसको इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। ये पीरियोडिकली में संभव नहीं। Books of the accounts does not reflect inventory in hand and its value thereof. It is difficult to plan operation. For example, how much or when the order or manufacture. मतलब आप आगे जाके कॉस्टिंग वगैरह में ये सारी चीजें पढ़ोगे कि कंपनियां क्या है प्लान करती है, कभी कितना मंगाना है, परचेस ऑन द स्पॉट करना है या जब भी जरूरत हो तब परचेस करना है। तो अभी जो जमाना है उसको जस्ट इन टाइम JIT सिस्टम लागू करने का है। तो ये सारी चीजें पीरियडिकली में संभव नहीं। This system is used by small enterprise where it is easy to control physical inventory. This system is not considered suitable for medium or large enterprises, which is generally used perpetual inventory system. अब बात करते हैं परपेचुअल की, मतलब निरंतर ये गिनते जाएंगे हम। परपेचुअल मतलब जो हमेशा चलता है। Perpetual inventory system is a system of recording inventory balance after each receipt and issue. मतलब जितनी बार परचेस की स्टॉक आया गोडाउन में तो उसे क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। तो उतनी बार, और फिर इश्यू मतलब फैक्ट्री के लिए आपने जितनी बार स्टॉक को इश्यू किया वो सारी चीजों के समय ये रिकॉर्डिंग चलता रहे। In order to ensure accuracy of the perpetual inventory records, physical inventory should be checked and compared with recorded balances. Under this system, cost of the goods issued is directly determined and inventory of the goods is taken as residual figure with the help of inventory ledger, in which the flow of the goods is recorded on a continuous basis. मतलब कि जो भी इश्यू किया जाएगा स्टॉक, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे तय करेंगे? कि जो भी इन्वेंट्री का रेसिडुअल फिगर रहेगा उसके साथ कंपेयर करके ये सारा बनाया जाता है। तो अभी हम जब फीफो लिफो या तो वेटेड एवरेज मेथड देखेंगे तो ये सारी चीजों को समझेंगे। The basic feature of this system is the maintenance of the inventory ledger to have records of the goods on continuous basis. पहले ये लेजर हुआ करते थे फिजिकली, अब ये लेजर वगैरह सब कंप्यूटराइज हो चुके हैं। तो पूरा जो एक इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ERP सिस्टम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग उसके अंदर एक हिस्सा ही होता है इन्वेंट्री का, जिससे आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। Under perpetual inventory system, closing inventory is determined as follow. यहाँ पर क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि हमें पता है, परचेजेस वो भी पता है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमें पता है। उसके आधार पर क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे और उसको फिजिकल के साथ चेक करेंगे। पहली सिस्टम में क्या था उसको देख लेते हैं, इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री पहले थी प्लस परचेस, दोनों में कॉमन चीज है। यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री का माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जाता था, जबकि परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स सोल्ड पता ही रहता है तो उसको माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक निकाला। Perpetual inventory system helps to overcome the limitation of the periodic system. As inventory is taken as a residual figure, it includes loss of goods. However, the main limiting factor is the high cost. इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन कौन सा है? हाई कॉस्ट। लेकिन इसके फायदे पूछे तो क्या है? तो यहाँ पर जो फिजिकल की जो लिमिटेशन थी वो सारी इसके फायदे बने। ओके,
चलिए एक तफावत यहाँ पर हमें दिया गया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, इसको देख लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। पहला जो है वो है पीरियोडिक और दूसरा है परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक में इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, परपेचुअल में इट इज बेस्ड ऑन बुक रेकॉर्ड्स। दूसरा, यहाँ पर मैं जो अंडरलाइन करता हूं, दे आर कॉल्ड द कीवर्ड्स, तो आपके आंसर में ये आनी चाहिए। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट ए पर्टिकुलर डेट। ये इंफॉर्मेशन कब देगा? एट ए पर्टिकुलर डेट। ये कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। तीसरा, दिस सिस्टम डिटरमिन्स इन्वेंट्री एंड टेक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज ए रेसिडुअल फिगर। तो हमने बड़ी बड़ी जो इमेज देखी थी उसमें ये क्या है? इट टेक्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज ए रेसिडुअल फिगर, जबकि यहां पर क्या है? इट डायरेक्टली डिटरमिन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट्स इन्वेंट्री एज ए बैलेंसिंग फिगर। Fourth one, cost of goods sold include loss of goods as goods not in inventory are assumed to be sold. तो ये एक लिमिटेशन है, सोल्ड इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स। यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स, इसीलिए इसको फिजिकली काउंट करना बहुत जरूरी है। यस, पीरियडिक के अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, जबकि यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड। This system is less expensive. This is costlier. Periodic system requires closure of business for counting the inventory. यहाँ पर inventory can be determined without affecting the operation of the business. So it is a difference. Now, what are the formula or methods to determine the cost of inventory? इन्वेंट्री के कॉस्ट को मेजर कैसे करेंगे? सबसे पहली मेथड जो है, सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के बारे में हम बात करेंगे। There is no unique formula for determination of the historical cost of inventories. The different techniques for valuation of the inventory has been discussed below. पहली है specific identification method. Pricing under this method is based on actual physical flow of the goods. It attributes specific cost to identify goods and requiring keeping different lots purchased separately to identify the lot out of which unit in inventories are left. मतलब जो भी बच गए हैं उस यूनिट को हम काउंट करते हैं और उसकी स्पेसिफिक वैल्यू निकालते हैं। तो ये सारा लोड जो होता है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। The historical cost of such specific purpose inventory may be determined on the basis of the specific purchase price or production cost. This method is generally used to ascertain the cost of inventory items that are not ordinarily interchangeable and their value is high, like expensive medical equipment. Otherwise, it requires the use of FIFO or weighted average price or average price for. मान लो कि कोई बड़ी हॉस्पिटल है जिसके अंदर अलग अलग बहुत सारे ढेर सारे इक्विपमेंट है, तो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है जो हर एक मशीन के लिए अपना स्पेसिफाइड फॉर्मूला रहता है, तो उसका वैल्यूएशन इस मेथड से किया जाता है। एक एग्जांपल है illustration 1. Shurecha Limited deals in 3 products P, Q and R which are neither similar nor interchangeable. ये similar भी नहीं है, interchangeable भी नहीं है। At the end of the financial year, the historical cost and NRV of the item are given below. दोनों दिए गई है।
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पर वैल्यू तय करते हैं। हमारी फॉर्मूला क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। सिंपल। तो P में कौन सी चीज हम पसंद करेंगे? 38 वाला प्राइस। Q का दोनों में सेम है, सोचना ही नहीं है। R में 14 NRV वाला प्राइस। तीनों का टोटल करेंगे 81 lakhs। ये तीनों की वैल्यू एज पर अवर गाइडलाइन। लेकिन मैंने यहाँ जो किया ऐसा नहीं करना है, कायदे से पूरा प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि मार्क्स प्रेजेंटेशन के ही होते हैं। आप रफ पेज पे कैलकुलेशन करो, कोई मार्क नहीं। नाउ इन्वेंटरीज आर टू बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड NRV। ये सेंटेंस लिखना बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना 1-2 मार्क कट जाएंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क इसी में कट जाएंगे। Inventories are usually written down to NRV or an item by item basis. The value of the closing stock, the valuation is list of cost or NRV, तो ये 81 लाख हो जाएगा। चलिए दूसरी मेथड को स्टडी करते हैं, FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है? जो स्टॉक पहले लिया गया था क्रोनोलॉजी में, उसको पहले डिस्पोज ऑफ कर, और ये लॉजिकल भी है। This method is based on the assumption that costs should be charged to revenue in the order in which they are incurred. That is, it is assumed that the issue of the goods is usually from the earliest lost on hand. मतलब कहीं पर भी ये चीज रहेगी कि आपने मान लो कि जनवरी में स्टॉक लिया था, आपको उसकी जरूरत मई महीने में हुई, तो आप जनवरी में परचेस किए स्टॉक को पहले यूज करोगे, नहीं कि मार्च के या तो अप्रैल में लिए स्टॉक को, क्योंकि पुराना स्टॉक में बिगड़ जाने की संभावना रहती है, इसमें डिटेरियोरेशन हो सकता है या तो एंसिलरी लॉस भी हो सकते हैं। The inventory of the goods on hand therefore consists of the latest consignment। ये इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से कि साल के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी होगी वो लेटेस्ट कंसाइनमेंट में से आई हुई इन्वेंट्री होगी। Thus the closing inventory is valued at the price paid for such consignment। मतलब क्लोजिंग वैल्यू जो होगी वो अभी अभी जो प्राइस पेड की है उसके आधार पर निकाली गई होगी। The FIFO formula assumes that the item of the inventory which were purchased or product first are consumed or sold first, and consequently items remaining in the inventory at the end of the period are those most recently purchased or used। तो ये एक सिंपल मेथड है, अब इसको समझते हैं। The manufacturer has the following record of the purchase of a condenser। कंडेंसर एक आइटम होती है, आमतौर पर कूलिंग के लिए उसका उपयोग होता है, which he uses while manufacturing radio sets। तो ये जो कंडेंसर है वो रेडियो सेट बनाने के लिए वो यूज करता है। अब इसने प्राइस दी है और यूनिट दिया है। दिसंबर 4 को ये 900 यूनिट लिए थे, फिर दिसंबर 10 को, 11 को, 19 को, 28 को 1600 यूनिट्स वेर इश्यूड। मतलब कुल परचेस्ड यूनिट 2600। इश्यूड मतलब जो कि रेडियो बनाने में यूज हो गए। तो ऑन हैंड कितने बचे? क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स। तो ये 1000 यूनिट्स कहाँ से आए होंगे? तो एक तो ये 800 जो परचेस किए वो है, और दूसरा ये 200 वाला है। तो इसकी वैल्यू हम ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं। वैल्यू क्या बन जाएगी? 800 मल्टीप्लाई 47, 200 मल्टीप्लाई 60। ये कॉस्ट बेस है, मार्केट वैल्यू नहीं है, पूरा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बनती है वो देख लेते हैं।
इस तरह से फीफो का कैलकुलेशन होता है। ओके, लास्ट में जो हमारे पास आई है ये एग्जाम्पल है, अदरवाइज बहुत ही वर्ड फिगर रहते हैं, तो उसके आधार पर हम ये गिन सकते हैं। So this is how ICA is presented answer. The closing inventory is 1000 unit and would consist of 800 unit received in 28, 200 unit received in 19. ये मल्टीप्लिकेशन करके ये फिगर निकल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरी मेथड LIFO मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट। आमतौर पर ये होता नहीं है। इसका कंसेप्ट क्या है कि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में स्टॉक परचेस किया, अप्रैल में आपको पास स्टॉक की जब जरूरत थी, अप्रैल में इश्यू करना था, तो आपने पहले मार्च वाला यूज किया, तो ऐसा नहीं होता है आमतौर पर, तो इसका उपयोग भी नहीं करते, वो भी हम देखेंगे, लेकिन एग्जाम में सीखना जरूरी है। The LIFO formula assigns to cost of goods sold the cost of goods that have been purchased last, though the actual issue may be made out of the earliest lot on hand to prevent the unnecessarily deterioration in the closing inventory that is assumed to consist of earlier consignment and its value is then calculated according to such consignment. मतलब जो भी इश्यू हुआ होगा वो पीछे से पहले इस यहाँ पर आकर जो भी मोस्ट एज्ड स्टॉक होगा उसके आधार पर इसको गिना जाएगा। Under this basis, good issued are valued at the price paid for the latest lot of the good on hand on which inventory good in hand is valued. Price paid for the earlier lot of goods. एक लॉजिक ये था कि भाई अप्रैल में अगर आप सोल्ड करते हो, चीजें को यूज कर रहे हो, तो व्हाट विल बी शुड बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये मेथड में नियर टू मार्केट रहेगा, क्योंकि आप लेटेस्ट वाला प्राइस यूज कर रहे हैं, तो उसका एक ये प्लस पॉइंट था। In the absence of the detail of the issue, the price paid for the earliest consignment is used for valuing the closing inventory. LIFO method is based on the principle of matching current cost with the current revenue, as cost of recently purchased or produced goods are charged to the cost against each sale. इसको आप थोड़ा मार्किंग कर लेना। It uses the principle of matching current cost with current revenue. The cost of goods sold under this method represents the cost of recent purchases, resulting that there is a better matching of the current cost with current sales. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल करते हैं। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हमने अभी देखा, the following issues were made during the month of December. तो दिसंबर महीने के अंदर ये सारे सेल्स किए गए, तो इसका हम LIFO मेथड से किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, वैल्यूएशन निकालेंगे, चलिए समझते हैं। चलिए इसको हम कॉपी करना शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो एक याद रखिए कि ये कौन सी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। दूसरी बात कौन सी हम यूज कर रहे हैं, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये स्टॉक रजिस्टर में कॉलम्स होते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं कि स्टॉक रजिस्टर हमारा कैसा होना चाहिए। Computation of the closing stock under the perpetual inventory system using LIFO method, following will be the stock ledger. इसमें डेट रहेगी, रिसिप्ट के 3 कॉलम क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, उसी तरह से इश्यू में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट और तीसरा बैलेंस। तो चलिए एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिसंबर 4 को हमने 900 यूनिट आए थे 50 रुपीज के प्राइस से, तो यहां पर 4 तारीख होगी, क्वांटिटी कितनी ली थी, 900,
रेट 50 का था तो ये 45,000 रुपया लगेगा। अभी इश्यू नहीं हुआ है तो यहाँ पर बैलेंस में क्वांटिटी कितनी रहेगी? 900, 850, 45,000। फिर 5 तारीख को इश्यू कर दिया 500, तो ये 5 तारीख को ये इश्यू क्वांटिटी कितनी इश्यू की? 500 की, 50, 25,000, ये इसका मल्टीप्लीकेशन है। या 45 में से 25 निकल जाएगा तो 20,000। रेट कितना होगा? 50 का और 400 इन्वेंट्री बचेगी। ये ट्रांजैक्शन जब भी आप इश्यू करते हो तब उसके बाद आपको स्टॉक रजिस्टर में इसकी समरी रखनी। तो हमारे पास समरी इजी है, कितनी है? 450 रुपीज। अगर ज्यादा आइटम होगी तो हर एक की प्राइस वाइज हम लिखेंगे। ओके, अब 10 तारीख को, यहाँ 20 तारीख है तो 10, 11 और 19 तीन एंट्री हमें इश्यू में लिखनी है। 10 को कितना रुपया है? दिसंबर 10 को 400 यूनिट्स 55 रुपए के आया है, तो ये 10 तारीख है। और 400 यूनिट्स एट द रेट 55, 22,000 रुपीज। तो यहाँ पर टोटल कितना यूनिट हो गया? के पास दो रेट के अलग अलग यूनिट, आपको दोनों, एक तो लिखा है हमने, दूसरा ये वाला लिखा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी इश्यू होगा तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला चक्कर हमारे पास आएगा। ये दोनों को मैं नीचे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन बचे हैं। अब 11 तारीख को 300 यूनिट्स 55, तो 11 तारीख वाला जो है वो 300 यूनिट 55, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16,500 आएगा। 300, 55, 16,000। अब 19 तारीख इश्यू 20 को हुआ है, 19 को 200 यूनिट 60 रुपीज। तो ये तीनों को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये चार चीजें हमारे पास बची हैं। अब क्या करते हैं? इश्यू करते हैं 20 तारीख को 600 यूनिट हमने इश्यू किया है। तो चलिए इसको इश्यू कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। बीस तारीख को 600 हमने यूनिट इश्यू किए, तो हमारे पास कुल मिलाकर लास्ट में कितने यूनिट है? एक तो ये 260 रुपीज वाला है, 300 यहाँ पर 55 वाला है, 100 यूनिट है 55। तो ये 20 तारीख को आप जब इश्यू में लिखेंगे, तीनों को लिखेंगे, तो सबसे पहले लास्ट वाला होगा, उसके बाद सेकंड लास्ट, उसके बाद उससे पहले का। ये इश्यू करने के बाद हमारे पास जो स्टॉक बचता है वो कौन सी चीजों का बचता है? ये दोनों निकल गए, ये पूरा का पूरा बच गया 450 रुपीज 20,000। इनमें से 400 में से 100 निकल गया, 300, 55, 16,500। चलिए उसके बाद कौन सा ट्रांजेक्शन है? 28 को नया आया है स्टॉक 800 एंड
₹47। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 800 मल्टीप्लाई 47, 37,600। ऑलवेज कीप योर कैलकुलेटर विद यू। ओके, तो यहाँ पर ये तीसरी लाइन ऐड हो जाएगी, 37,600। अब इश्यू 29 को 500 इश्यू किया है, तो डायरेक्टली 800 वाले में से निकल जाएगा, तो 29, 500, 47, 23,500। बच गया कौन सा स्टॉक, तो ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड होगी। यहां से 800 माइनस 500, 300, वेट 47, 14,100। अब कुल स्टॉक कितना बचा, 50,600। that is for 1,000 unit. This is how the calculation is done in the closing inventory of LIFO system. Okay, तो आप देखेंगे कि इसमें प्रोसेस काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने लास्ट चीज को निकाला, बाकी के हर एक चीज मतलब इंडिविजुअल एंट्री को खड़ी रखनी है। तो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेट। इसका जो वैल्यूएशन हुआ वो किस तरह से हमने किया, 50, 55 एंड 47, ये तीन आइटम बच गया और 50,600 बच गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि अगर मान लो इसका ये परपेचुअल सिस्टम नहीं होता और 1000 यूनिट बचा है पीरियडिकल इवेंट के तौर पर, तो ये जो लास्ट दो परचेज है जिसकी वैल्यू 1000 होती है, उसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो पिछले सब में हमने किया, ये 200 मल्टीप्लाई 60, दैट इज 12,000, 800 मल्टीप्लाई 47, दैट इज 20, 37, 37,600, तो कुल मिलाकर 49,600। तो ये आप देख सकते हो कि पीरियडिकल और फिजिकल वैल्यूएशन के अंदर दोनों में क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर चेंज हो रहा है। लेकिन एक बार आप जो मेथड स्वीकार करते हो उसी मेथड पे आपको आगे बढ़ना है, उसको बार बार बदलना। So this is how calculation is done. LIFO method is based on irrational assumption that inventories entering last in the store are issued or consumed first. However, the flow of the goods, which is generally observed in business entity, is contradictory to this assumption. It should be noted that while applying LIFO, there will be difference in the cost of the goods sold and value of the closing inventory. मतलब वैल्यू और cost of goods sold के डिफरेंस को यहाँ पर लिया जाता है। If the entity follows periodic as against the perpetual inventory of the inventory valuation, मतलब दोनों में हमने देखा कि फर्क आ रहा है परपेचुअल और फिजिकल सिस्टम में। Therefore, LIFO method is no longer adopted for value. गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इसको बंद करवाया है। Accounting standard also does not permit the usage of the LIFO method. Generally, in practice, FIFO and weighted average price methods are popular among the business entities, and both these methods are also permitted by accounting standards. So, दो चीजें अभी मार्केट में चल रही है, FIFO and weighted average.
एक और मेथड है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस में क्या होगा? सिंपल एवरेज होगी। सिंपल एवरेज प्राइस फॉर computing value of inventory is very simple approach. All the difference prices are added together and then divided by the number of prices. The closing inventory is then valued according to the price asserting. This method is generally followed by the entity using periodic inventory method as it does not require efforts of identifying that closing inventory belongs to which consignment or units. तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से करना है। चलिए यहाँ पर सिंपल एवरेज मेथड लेते हैं और ये जो हमें फिगर्स दिया गया है इसका स्टडी करते हैं। तो इसका वैल्यूएशन कितना होगा? कुल मिलाकर कितने यूनिट्स मंगवाए हैं? 2600। और अलग अलग प्राइस है। मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 900 मल्टीप्लाई 50, यहीं पर मैं फिगर लिख देता हूँ। 45,000। दूसरा 400 मल्टीप्लाई 50, 22,000। 16,500, 12,000, 29, 37, 600, 1,33,100। ये टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 2600। तो पर यूनिट प्राइस क्या हो गई? 51.9। अगर 1000 इन्वेंट्री है तो सिंपल मेथड से इसकी प्राइस क्या बनेगी? सिंपल प्राइस एवरेज। So this is how this calculation is done. Okay. तो सिंपल प्राइस में इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। एक ये एग्जांपल को समझ लेते हैं कि हमने अलग अलग प्राइसेस जो है वो ली है तो कैसे होगा। मान लीजिए लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ FIFO LIFO इन सिंपल एवरेज प्राइस मेथड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। 10 जनवरी को कितने यूनिट लिए गए हैं? 500 यूनिट्स 50 रुपीज। 15 जन को 500 यूनिट 60 रुपीज और 20 जन को यूनिट 500 यूज किया है। मतलब परचेज कितना किया है? 500, 500, 1000। इश्यू कितना कर दिया? 500। क्लोजिंग कौन सा बचा? 500। तो FIFO में क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पहले 500 वाले चले गए, दूसरे 60 रुपीज वाले बचे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 508 रुपीज 60। लिफो लास्ट वाला में क्या होगा? लास्ट वाला पहले चला गया 60 रुपीज वाला, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25,000 रुपीज। अगर सिंपल एवरेज लेते हो तो 55 रुपीज एवरेज है दोनों की, 50 एंड 60 की, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 27,500। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि जैसे ही मेथड बदलेगा हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट बदलेगी। अब आते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसका भी एग्जाम्पल करेंगे तो काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये सिस्टम को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम इस सेशन को यहाँ पर रोक रहे हैं। आमतौर पर हमारा सेशन जो है वो 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का या तो 2 घंटे तक हम आएंगे। तो अभी यहाँ पर विराम करते हैं, आगे के सेशन में इसको देखेंगे व्हाट इज एवरेज प्राइस।
ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।